इतना तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन का असर बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होने वाला है। ये देश के व्यक्ति, समाज, सिस्टम, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सियासत और कूटनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी असर डालने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस स्केल पर लॉकडाउन हुआ है वो इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ था। ये लॉकडाउन आपात परिस्थितियों की तैयारी करने और उससे सफलतापूर्वक निपटने का ऐतिहासिक मौका है। इस लॉकडाउन के दौरान हर चीज ठहरी हुई है। कंपनियां, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने, बाजार बंद हैं और अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा हुआ है। सवाल है कि जब 21 दिनों के बाद लॉकडाउन हटेगा तो क्या होगा? आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। बहुत लाजिमी है ये सवाल कि 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान के बाद इस सूनेपन और सन्नाटे के आगे क्या है? इस कड़े पहरे, कर्फ्यू जैसे मंजर और घरबंदी के बाद क्या है? न रोजी है, न रोटी है और ये लाखों लोगों का ये सिलसिला सफर पर है। इधर यानी रोजी से उधर यानी अपने घरों तक। पैदल पैदल जाएंगे तो 5 दिन में पहुंच जाएंगे। फैक्ट्री पर रहते थे, काम हम बंद हो गया, अब खाना नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर क्या करूं? अगर आ रहे हैं पैदल, जा रहे घर पर। पैदल जाएंगे तब क्या करें? जब खाने पीने को नहीं है तो फिर जाना ही तो पड़ेगा ना। बच्चे साथ में, और हम मर जाएंगे, बच्चे थोड़ी भूखे रह जाएंगे, हम तो रह जाएंगे। चलो, इतना तय है कि 21 दिनों का लॉकडाउन कोरोना महामारी के प्रसार की कमर तोड़ेगा। मुमकिन है कि 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस कमजोर हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद जिंदगी की भोर होगी तो देश के सामने क्या हालात होंगे? उनका क्या होगा जो लॉकडाउन में रोजी छीनने और रोटी का इंतजाम बिगड़ने के बाद अपने अपने घरों की तरफ निकल गए? मजदूरों, कामगारों का क्या होगा? इनके रोजगार का क्या होगा? क्या होगा उनका भी जो सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी मयस्सर करवाते हैं? बंद पड़ी फैक्ट्रियां, कल कारखाने, बाजार, मॉल की वही रवानी होगी जो लॉकडाउन से पहले थी। क्या लॉकडाउन वो लक्ष्मण रेखा नहीं है जो अतीत और भविष्य के बीच मौजूद है? क्या ये नई शुरुआत की लकीर नहीं है? सोशल चेंजेस में ये है कि लोग अचानक फिर से एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतराएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेरे ख्याल से 21 दिन तक इंसान सोशल डिस्टेंसिंग में रहेगा, वो उसके बाद थोड़े दिन तक इसे और सावधानी के लिए प्रयोग करेगा जब तक ये जड़ से खत्म नहीं हो जाता पूरे देश में। जहाँ तक इकोनॉमिक चेंजेस हैं, हमें अपने से छोटे तबके की सहायता करनी है। हाँ, मुसीबतें आएंगी, सबको मुसीबतें आएंगी, हमें भी आएंगी, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, मुसीबतें सभी को आने वाली है। लेकिन मिलजुल कर शायद हम आगे बढ़ेंगे तो शायद इन सबसे निकल जाएंगे। तय है कि लॉकडाउन के बाद नई सुबह होगी, लेकिन ये नई सुबह कैसी होगी? ये पहले से कितना अलग होगी? क्या जीवन के हर क्षेत्र में कठिनाइयां आएंगी या फिर दुश्वारियां आसान बनेंगी? अगर आम जिंदगानी में संकट पैदा होगा तो इससे निकलने का रास्ता क्या होगा? बेशक लॉकडाउन चुनौतियां पेश कर रहा है और करेगा भी, लेकिन जब चुनौतियां आएंगी तभी तो भविष्य की नीतियां बनेंगी। जब हम भी अपने मुश्किल दौरे से गुजर रहे होंगे तो मुश्किल होता है दूसरे की सहायता करना। हमारी फैक्ट्रीज में, हमारी शॉप में, हमारे गोदाउन में काम करने वाले लोगों
हमें अपना दिल बड़ा रखना पड़ेगा। सरकारें कर रही हैं, अपना योगदान दे रही है, भारत सरकार भी बहुत योगदान दे रही है, लोग भी बहुत अच्छे से बाहर निकल कर आकर डोनेशन दे रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से जितना बन पा रहा है कर रहे हैं। सकारात्मक दृष्टि रखनी होगी, दृष्टिकोण रखना होगा, ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण है ये समाज को नहीं दिखना और नहीं करनी चाहिए। लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव से अधिक जरूरी उसका सकारात्मक असर है। अब ये कैसे होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लॉकडाउन के बाद की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी। अर्थशास्त्री सलाह दे रहे हैं कि लॉकडाउन में सरकार को फिस्कल डेफिसिट की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण देश का आर्थिक विकास दर जो 5% के आसपास था वो गिरकर 2.5% तक नीचे जा सकता है। एक तरह से ये आर्थिक मंदी की ही स्थिति होगी। IMF ने 2008-9 की आर्थिक मंदी से ज्यादा प्रभावी वैश्विक आर्थिक मंदी का अंदेशा जताया है। केंद्र ने भी स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था की गिरावट को रोकने के लिए RBI ने पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। इसमें CRR को 1% की कटौती और रेपो रेट में 0.75 से लेकर 4.4 की कटौती की गई है। इन कदमों से बाजार में अधिक पैसा रहेगा और लोगों पर कर्ज चुकाने का बोझ कम होगा। लेकिन क्या ये आर्थिक विकास को पटरी पर लाने का इकलौता रास्ता है? क्या लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की बुनियादी दिक्कतों को दूर कर भविष्य का रोडमैप नहीं तैयार होना चाहिए? कोरोना महामारी के प्रसार के बाद लॉकडाउन ऐसे मोड़ पर आया जब अर्थव्यवस्था की चाल सुस्त थी। आर्थिक विकास दर 5% के करीब था। ये सुस्ती इसलिए थी क्योंकि बाजार में डिमांड यानी मांग कम थी। ये मांग इसलिए कम थी क्योंकि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ग्रामीण मांग में कमी देखी जा रही थी। औद्योगिक उत्पादन और लाभ कम था। ऐसी सूरत में लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में डिमांड का और कम होना तय माना जा रहा है। अर्थशास्त्र के जानकार कहते हैं कि यह असर 2016 की नोटबंदी और 2017 के GST से अधिक होगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो पिछले 2 वर्षों से ज़्यादा समय से काफ़ी प्रभावित चल रही है। ऐसा पाया जा रहा है कि जिस तरीके से आर्थिक सुस्ती का दौर चल रहा है उसमें कंज्यूमर डिमांड काफ़ी हद तक प्रभावित है। भारत ने ढेर सारे प्रयास किए, लेकिन इसी बीच में कोरोना जैसी महामारी ने जिस तरीके से वैश्विक रूप धारण कर लिया है, पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया है, इसको देखते हुए भारत की मांग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से ये सुस्ती का दौर था, जिस तरीके से मांग घटी हुई थी, आने वाले समय में इस लॉकडाउन के चलते हुए ये मांग और भी प्रभावित होगी। डिमांड कम होने की एक वजह आपूर्ति के सिलसिले का लॉकडाउन के कारण टूटना है। सरकार को समस्या का इल्म है, लिहाजा लॉकडाउन के 42 घंटे के बाद ही 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,76,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. मुख्य तौर पर यह राहत असंगठित क्षेत्र और दिहाड़ी मजदूरों के लिए था। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई के तहत राहत और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के फलसफे को भी आजमाया गया, लेकिन जानकारों की नजर में राहत पैकेज को फलसफे को 22 मार्च के जनता कर्फ्यू से पहले अमल करना था। सरकार ने कुछ घोषणाएं करी हैं, चाहे वो प्रोसीजरल इश्यूज हों, कुछ टैक्सेशन हो, फाइलिंग के इश्यूज हों, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ पे उनको अभी तक राहत नहीं मिली है। खासकर किसानों को, पशुपालन क्षेत्र को, डेयरी उद्योग को, जो पेरिशेबल है,
जो अपना सामान लंबे समय तक नहीं रख सकते, प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सरकार ने पैकेज दिए ये फुल एंड फाइनल है। अभी और भी पैकेज आने की उम्मीद है, क्योंकि हर क्षेत्र में दिक्कतें हैं और ये उम्मीद है कि सरकार सोच समझ के अच्छा काम करेगी, ताकि जिस तरह से लोगों का रोजगार है वो ना जाए और धीरे धीरे देश वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक आने वाली तिमाही में लॉकडाउन का असर नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद 2 तिमाही तक अर्थव्यवस्था विकास दर 0 भी हो सकता है। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष से हालात सुधरेंगे। विकास दर 4% से ऊपर हो सकता है, लेकिन इसकी शर्त होगी कि लॉकडाउन के साथ अर्थव्यवस्था का विकास दर 7% से ज्यादा हो। अर्थशास्त्रियों को पूरा भरोसा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरी क्षमता है, बस उसे लॉकडाउन के बाद सही दिशा दिए जाने की जरूरत है। कोरोना के कारण कूटनीतिक अग्नि परीक्षा भी तय है। एक तरफ कोरोना महामारी पर अमेरिका और यूरोपीय देश चीन के खिलाफ हैं। चीन पर आरोप है कि उसने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को देरी से जानकारी दी, जिसके कारण कोविड-19 पूरी दुनिया में महामारी बन गया। हालात ये है कि कोविड-19 के कारण यूरोप भी ठप है और अमेरिका भी। यूरोप और अमेरिका दोनों को कोरोना से लड़ने में परेशानी हो रही है। दोनों जगहों की इकोनॉमी भी बदहाली के गंभीर संकेत देने लगे हैं। अमेरिका ने अर्थव्यवस्था में जान भरने के लिए $2.2 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। चीन ने तो अपने तरीके से कोरोना पर जीत हासिल कर ली। कोरोना का सेंटर कहे जाने वाला वुहान भी खुल जाएगा। चीन तो कोरोना के झटके से उबर गया, लेकिन अमेरिका का क्या होगा? क्या कोरोना के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन और मजबूत होकर उभरेगा और अमेरिका कमजोर होगा? ऐसी स्थिति में भारत का क्या होगा? कोरोना काल में अमेरिका और चीन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जाहिर है, जब कोरोना काल खत्म होगा, दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ये प्रतिस्पर्धा किस हद तक होगी, ये इस बात पर निर्भर होगा कि कोरोना के बाद अमेरिका और चीन किस हालत में कितने मजबूत होंगे। चीन दुनिया को दिखाएगा कि कैसे उनसे कोरोना महामारी से एक समय के भीतर काबू पा लिया। अभी से ही चीन ने अपने कल कारखाने खोलने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का आधार निर्यात है। लेकिन यह निर्यात उन देशों को होगा जो अभी भी कोरोना महामारी झेल रहे हैं। संभव है इन देशों में चीन विरोधी भावनाएं प्रबल हो। अभी जो हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से लीडर्स बात कर रहे हैं या जो सोशल मीडिया पे भी जो लोग बात कर रहे हैं, उससे पूरे विश्व में चीन विरोधी भावना तो एक है। एक जो अल्टरनेटिव जो नैरेटिव चल रहा है, भले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में वो नहीं दिखे, लेकिन एक चीन विरोधी भावना एक सब जगह मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो अमेरिका की बात करें या भारत की भी बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो चीन विरोधी भावना काफ़ी मजबूत हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो सिंगल पार्टी ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, उसने इस इंफॉर्मेशन को शेयर टाइमली नहीं किया। जो एक्शन लेने चाहिए थे उसने दूसरे देशों को इन्फॉर्म नहीं किया, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया, उसमें काफ़ी डिले किया इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में, और इस कारण से आपने देखा कि कई जगहों पे इसमें फैला है। तो चीन इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें दो मत नहीं है। कोरोना के कारण कूटनीतिक डैमेज कंट्रोल की चीन पूरी कोशिश करेगा। सस्ते सामानों के अलावा चीन अपने मित्र देशों में स्वास्थ्य ढांचा खड़ी करने की कोशिश करेगा। मित्र देश के लिए मदद का लोभ छोड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के गरीब और अविकसित देशों पर भारी चीनी निवेश का भी दबाव होगा। दूसरी तरफ कोरोना महामारी की मार से छटपटाता अमेरिका है। अमेरिका में लगातार कोरोना के केस और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक की तस्वीर यही कहती है कि कोरोना के कारण अमेरिका का स्वास्थ्य ढांचा चरमरा गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की चाल कुंद हो गई है और ये सब चीन से आए कोरोना का असर है।
ट्रंप आते हैं तो चीन के साथ जहाँ तक संबंध की बात है तो ये अमेरिका की मजबूरी है। मैं ये बता दूं कि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है वहाँ पे, लेकिन अमेरिका जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो रिक्वायरमेंट है वो इसको इस्टेब्लिश करने में अमेरिका को कई वर्ष लगेंगे। और चूँकि अमेरिका कई मामलों में आज के समय में चीन पे या दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है, तो वो अगर अमेरिका यह चाहता है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से अमेरिका में इमीडिएटली 1 साल 2 साल या 3 साल में वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में फिर से बना सकता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल होगा। ये कोई भी देश इस ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि और अगर होगा भी तो वो इतना महंगा प्रोडक्ट होगा कि वो शायद कमर्शियली वायबल नहीं हो पाए, तो अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। असल चैलेंज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। इस साल के आखिर में उन्हें दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उतरना है। कोरोना के संकट काल में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कब और कैसे खत्म होगा। अगर कोरोना का असर लंबे समय तक अमेरिका पर पड़ेगा तो डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की राह में मुश्किलें खड़ी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती होगी कि वो दुनियावी कूटनीति में अमेरिकी वर्चस्व कैसे कायम रखेंगे। ये काम कोरोना के बाद चीन के वर्चस्व बढ़ने से कठिन हो जाएगा। इस कूटनीतिक मुकाबले में अमेरिका को अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग बहुत समझदारी से करना होगा, भले ही उसके पास वित्तीय और तकनीकी खजाना चीन से कितना ही बड़ा क्यों ना हो। चीन और जो अमेरिका की इकोनॉमी है बहुत ही इंटरडिपेंडेंट भी है, और वैसी स्थिति में दोनों देश, कोई भी ना तो चीन अपने आप को अमेरिका से अलग कर पाएगा और ना ही अमेरिका अपने आप को चीन से अलग कर पाएगा। और अभी 2-3 दिन पहले की बात करें तो ट्रंप ने ट्वीट भी किया था और एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल भी देने की कोशिश की थी कि उनकी शी जिनपिंग से बात हुई थी और ये बहुत ही चाइना कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। तो हम देख रहे हैं कि एक अमेरिका के साथ मजबूरी है, अगर वो चाहे, कुछ लोग वहाँ पे चाहते हैं, कुछ राइटर्स वहाँ पे इस ढंग का लिख रहे हैं कि अमेरिका को अपने आप को अलग करना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। ये किसी भी देश के लिए प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। अमेरिका की चुनौती है कि जल्द से जल्द कोरोना पर विजय हासिल की जाए। इसलिए बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को चीनी वायरस कह रहे हैं। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. Comes from China. I want to be accurate. इस स्थिति में तय है कि कोरोना संकट के खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन में एक दूसरे को लेकर नकारात्मक रवैया बढ़ेगा, जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस वक्त नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में शानदार केमिस्ट्री है, जिसके कारण भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने स्वर्णिम काल में है। इसलिए मजबूत अमेरिका भारत के कूटनीतिक हितों के हमेशा बेहतर है। अभी जो कंडीशन है उसमें ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका की अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ट्रंप के आने की संभावना भी बदल सकती है। हालांकि अभी ट्रंप स्ट्रांग चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बेहतर रिश्ते हैं। ऐसे में कोरोना के बाद 2 ध्रुवीय विश्व में भारत किस पाले में होगा, ये बड़ा सवाल है। आज की तारीख में भारत की दवा, ऑटोमोबाइल, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन जैसे तमाम उद्योग चीनी आयात पर निर्भर है। ऐसे में एक सलाह ये दी जा रही है कि कोरोना ने भारत को स्वदेशी उद्योगों को मजबूत करने का मौका दिया है। क्या कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता पर जोर देगी? फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी चीन से कारोबार करने पर सोचेगी। ऐसी सूरत में चीन का विकल्प भारत हो सकता है। जिस तरह से चीन ने कोरोना वायरस की जानकारियां दुनिया से छुपाई और आज पूरी दुनिया उससे त्रस्त है, भारत भी त्रस्त है, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड रुक गया है। पिछले कई सालों से हमारी इंडस्ट्री ने पैसा बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए चीन पे अपनी निर्भरता बढ़ाई थी। आज वो सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पे है, निश्चित रूप से दुनिया सोचेगी कि क्या एक देश पे निर्भरता, इतनी ज़्यादा निर्भरता क्या सही है? क्या ये सही बिजनेस डिसीजन है? क्या ये सही राजनीतिक डिसीजन है? क्या ये सही सामयिक और स्ट्रैटेजिक डिस्कशन है? तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा और आने वाले समय में भारतीय इंडस्ट्री को आत्मनिर्भरता की तरफ जाना पड़ेगा। वैसे कोरोना के बाद दुनिया की तस्वीर क्या है, अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है।
लेकिन कुछ शुरुआती संकेत अभी से दिखने लगे हैं। किसी देश के इरादे और उसकी भविष्य की ऐसी आपात स्थिति से लड़ने की रणनीति ही आने वाले दिनों में अहम साबित होने वाली है। लॉकडाउन के बाद पर्यावरण की चिंता का भी एक बेंचमार्क स्थापित होगा। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान शहरों की आबोहवा एकदम यूरोपीय देशों की तरह पहुंच गई है। दिल्ली में जहरीली हवाओं का नामो निशान नहीं है। ध्वनि और जल प्रदूषण भी कम हुआ है। ऐसा लगता है कि सड़कों से गायब लोगों और गाड़ियों की भीड़ ने कुदरत को नया जीवन दान दिया है। ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है। सैटेलाइट इमेज बताते हैं कि कोरोना के कारण चीन में बंद इंडस्ट्रीज और शहरों के लॉकडाउन के कारण आबोहवा एकदम साफ हो गई है। यही हाल इटली और फ्रांस का भी है। इस तरह कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान सामने आए पर्यावरण के आंकड़े भविष्य को पाक साफ बनाने में बेहद मददगार साबित होंगे। ऐसा ही स्तर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कानपुर और कोलकाता में भी देखा गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, लंदन, फ्रांस के पेरिस, इटली के मिलान, चीन के बीजिंग और शंघाई में भी हवा की गुणवत्ता में भारी सुधार हुआ है। बीते दिनों कुछ तस्वीरें मीडिया में आई थी जिसमें सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दर्शाया गया है कि कैसे कोरोना से पहले दुनिया के शहरों की आबोहवा साफ सुथरी हुई। इस तरफ पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए एक बेंचमार्क मिलेगा और भविष्य की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अभी के जो आप आंकड़े देख रहे हैं मार्च अप्रैल के, जबकि इकोनॉमी कंप्लीटली शटडाउन है, वो रियलिस्टिक आंकड़े नहीं है। लेकिन इससे हमें दो सीख लेने की जरूरत है। पहला ये कि एक स्वच्छ पर्यावरण दिखता कैसा है वो हम सब लोग अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज के दिन में दिल्ली में PM 2.5, PM 10, सॉक्स नॉक्स के जो लेवल्स हैं वो बहुत कम है, हवा बहुत साफ है, आप एक तरह से नीला आसमान देख सकते हैं। दूसरी बात यह है, ये भी बताता है कि इस तरह के पर्यावरण लाना कितना चैलेंजिंग है। आज के दिन में हमने पूरे इकोनॉमी को बंद किया हुआ है। आज के दिन में लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, तब इस तरह का पर्यावरण का जो कंडीशन है, इतनी स्वच्छ पर्यावरण हम आज के दिन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के बाद ये मांग जोर पकड़ेगी कि भविष्य में ऐसी आपदा से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय कितना तैयार है और उसके सामने क्या-क्या विकल्प है। इसके लिए तकनीक बेहतर विकल्प है और डाटा उसकी प्राण। दुनिया में इस बात की रिसर्च जोर पकड़ेगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन हो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। इसके लिए कहा जा रहा है कि डाटा इज द न्यू ऑयल। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल डाटा का हुआ। इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना के लॉकडाउन पीरियड ने व्यवस्था के डिजिटाइजेशन और वर्चुअल वर्ल्ड की कल्पना को नई ऊंचाई दी है। कोरोना के दौरान अखबारों का घर घर पहुंचना बंद हुआ तो लोगों ने डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। आईटी इंडस्ट्री और दूसरी कई कंपनियों की तरह टेलीविजन चैनल ने भी वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को अपनाया। आलम तो ये है कि इस बार G20 की बैठक राजनेताओं के फिजिकल प्रेजेंस के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। अगर कोरोना काल का और उसके बाद का समय चुनौतीपूर्ण है तो इसके बाद एक नया भविष्य भी तैयार हो सकता है। जरूरी है कि ऐसी किसी घटना के सबक के साथ साथ उसके सकारात्मक पहलू पर भी ध्यान दिया जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।